दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि हम कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी की किताब से तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें एक क्लास हो गया है जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और ये चैप्टर किससे संबंधित है, किस चीज़ के बारे में है, थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। उसी चीज़ को आगे हम लोग इधर कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि पहला चैप्टर ज़रूर देखें। और उसमें हमने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है जो जनरली नहीं बताया जाता है। बेसिकली ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है और क्या चीज़ इसमें रियल में है, उसको बहुत ही डीप में जा करके समझने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा। और जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप सुनिए। क्योंकि पहले ही क्लास में हम बता चुके हैं कि हमारा टारगेट सिर्फ कक्षा 10 को पास कर लेना नहीं है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि क्या होगा इसमें, दो समीकरण होंगे। कितना समीकरण होगा इसमें? दो समीकरण होगा। दो समीकरण और उसके बाद ये रैखिक। मैं बता दूं ना कि जो परीक्षा होता है, परीक्षा में शब्दों का परीक्षण होता है, शब्दों का टेस्ट होता है। तो शब्दों का अर्थ आप समझ लो, जितने भी शब्द हैं उसी का आपका टेस्ट होने वाला है परीक्षा में। तो दो समीकरण होंगे। पहला यानी कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, रैखिक। और तीसरा कंडीशन क्या, लास्ट में उसमें लिखा हुआ था शब्द युग्म। युग्म अर्थात पेयर, अर्थात इसका मतलब दो। ठीक है। तो अब दो समीकरण, एक समीकरण एक रेखा को, हमने कल डिस्कस किया था कि एक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करती है। तो एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा ये है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाओं का सिर्फ तीन कंडीशन बन सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। हमने कल डिस्कस किया था, मैं इधर बता देता हूँ। ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काट सकती हैं, या एक दूसरे, ये समांतर हो सकती हैं, या तो तीसरा कंडीशन है कि एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, चिपकी हुई है, अर्थात संपाती है। इसको हम लोगों ने कल कहा था, ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। कल का जो पढ़ाया हुआ चीज है वो मैं जल्दी से समअप कर देता हूँ, सारांश बता देता हूँ, जिसे कुछ लोग कल नहीं देख पाए उन लोगों को जल्दी से कुछ चीजें मिल जाए। लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, उस क्लास को लगभग 33 मिनट्स के आसपास है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या कह रहा था, रेखा की कंडीशन हो सकती है समांतर, यानी समांतर हो सकती है। या तीसरा क्या हो सकती है, एक साथ जो चिपकी होती है वो हो सकती है संपाती। मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। अब जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इन्हीं को, इन्हीं का क्या होता है, हल होता है। इन्हीं की, इनका हल होता है। और इनका क्या होता है, हल नहीं होता है। कोई भी हल नहीं, नहीं होता है। और इनका क्या है, इनका कई हल होता है। कल हम आपको बता दिए थे कि दो रैखिक समीकरणों का हल तभी होगा जब वो एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये एक जगह पे कट कर रही हैं, इसलिए इसका एक हल है। अब एक हल है तो इसको, एक हल वाले को क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल। ये सब मैंने कल डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये कितना कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप 10th क्लास पढ़ लोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब ये बात आपको याद आएगी। अगर अभी दिमाग में बैठ गया ना, कंपटीशन के सवालों का उत्तर आप खटाखट दोगे। एक एक जगह पर ये कट करता है तो अद्वितीय हल हो गया।
ये कट नहीं करता है तो इसका हल ही नहीं है। ये देखो संपाती है यानी कि चिपका हुआ है यानी कि कई जगह पर ये टच कर रहा है तो कई सारे हल हैं। अब इन्हीं सारे क्वेश्चन को समीकरण में, जैसे ये इधर समीकरण लिखा हुआ है, मैं इसी से बता देता हूँ। कोई भी जो समीकरण होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। a1x मतलब कोई नंबर प्लस b1y प्लस c1 यानी कि कांस्टेंट बराबर जीरो। ठीक है, तो बराबर जीरो या बराबर कोई अंक आएगा तो समझ लो वो समीकरण है, अदरवाइज वो समीकरण नहीं है। इसके और बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। तुम ये सिर्फ समझो कि इस चैप्टर में बराबर जीरो या बराबर कोई गिनती आएगा। एक दूसरा समीकरण मैं ये ले लेता हूँ। ठीक, दूसरा समीकरण ये वाला है, a2x b2y प्लस c2। अब ये जो दोनों समीकरण हैं, अब दो समीकरण हमको दे दिया जाएगा और हम हमसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो उसमें क्या, उसमें तीन कंडीशन सिर्फ आप लिख लो और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ऐसे निकालना है a1 और बटा a2 बराबर b1 बटा b2। यानी कि जैसे ये कंडीशन देखोगे ना, ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। और दूसरा कंडीशन देखो, ये पहला ऐसे नोट करो क्योंकि ये दिमाग में ना लेयर बाय लेयर बैठाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं रुक गया था कुछ चीज के लिए। आप देखो, ये कंडीशन ये है बराबर है, एक दूसरा कंडीशन क्या है, ये बराबर नहीं हो सकता है। बराबर जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये समांतर नहीं। तुम इसको याद कर लो, समांतर नहीं, बराबर नहीं मतलब समांतर नहीं। समांतर नहीं, मैं जोर कल भी बहुत ज्यादा इस पे समझाया हूँ, आज भी समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर याद हो जाएगा तो ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। और कोई भी कंपटीशन का पेपर हो, एक दो नंबर से लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो। छोटे छोटे जो एग्जाम है जैसे यूपी में होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पुलिस है, कांस्टेबल है, और सीआईएसएफ है, एसएससी करवाती है सीएपीएफ के नाम से, एसएससी जीडी और सीआईएसएफ यूपीएसआई। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम है, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको कि जीवन में करना क्या है। तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन समझना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, अगर ये बराबर नहीं मतलब समांतर नहीं, और समांतर नहीं तो हमारे दिमाग में दो चीज छप जाना चाहिए। एक ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन। और समांतर वाले में मतलब ये बराबर है मतलब समांतर है, मतलब ये दो कंडीशन छपना चाहिए, दोनों समांतर है एक तरीके से। बस इसमें कुछ डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस जीरो है। मैं अब इसको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ तो बताता हूँ। ये कंडीशन और तीसरा कंडीशन ये बताता हूँ, ये तीन लिख दिया मैंने। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब मेरे पास आज जगह में लिख नहीं जाएगा, अब ये बराबर हो जाएगा c1 बटा c2। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक कंडीशन इसीलिए भी रोक रखा था मैंने इसको, c1 बटा c2। अब तुमको जब ये दोनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो अगला कंडीशन ये वाला चेक करना है। ठीक है, कौन सा, C1 बटा C2 की क्या पोजीशन है। अगर जैसे देखो इस वाले में क्या है, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, लेयर बाय लेयर चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, बराबर नहीं मतलब समांतर नहीं। समांतर नहीं तो हमारे पास एक ही रेखा है यानी कि कट कर रही है, यानी कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, यानी क्या होगा, इसका हल होगा, ये हल होगा। अब यहाँ देखो,
ये क्या, यानी कि बराबर आ गया। बराबर है मतलब समांतर है, बराबर मतलब समांतर, तुम समझ लो, रट लो, बराबर मतलब समांतर। अब समांतर में यहाँ देखो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों बराबर। अब तीनों बराबर जब हो जाएगा तो ये वाला कंडीशन बन जाएगा। ये वाला कंडीशन क्या है? ये वाला कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया, मतलब सब बराबर हो गया। और दूसरा, ये पहला कंडीशन क्या है? इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप वीडियो को वापस करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम वापस करो, मैं ही बता देता हूँ आपको बिल्कुल नॉर्मल क्लास की तरह। हमारे पास वैसा कोई सुविधा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें आपको टीचर के जैसा फील होगा। लग्जरी पढ़ाई मतलब लग्जरी नहीं होता है। पढ़ाई में जितना आप तपोगे जलोगे उतना अच्छा पढ़ाई करोगे। लग्जरी वाले में पढ़ाई बहुत कम हो पाता है, चांसेस कम होता है। तो सिंपल तुम एक टीचर के जैसा समझो कि मैं यहाँ बार बार एक चाक लेकर के बोर्ड पे तुमको पढ़ा रहा हूँ और वही चीजें समझा रहा हूँ। जैसे आप पहला लाइन ये ज्ञात करें, मतलब पता किए A1/A2 डज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है B1/B2। अगर ये बराबर नहीं आ गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है, बस समझ लो कि वो उसका हमको पता चल गया कि वो समांतर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब समांतर नहीं है। और जो समांतर नहीं होता है, जैसे ये देखो, ये समांतर नहीं है, ये तो यानी कि प्रतिच्छेद करता है, कहीं ना कहीं काटता है। ये चीजें याद रखो, ये इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। फिगर, ये तीनों लाइन सिर्फ याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। उसी तरह याद रखो जैसे अपने पापा मम्मी भाई बहन सबका चेहरा याद रखते हो ना, ऐसे बार बार देख करके, ऐसे इन तीनों लाइन को याद रखो। इस चैप्टर में सब चीज हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी चीजें कल समझा दी है। उसके बाद में अब ये बराबर निकल आया तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है यानी कि C1/C2 भी चेक करना है। अब अगर तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया मतलब वो सब एक साथ हैं, है ना? तीनों बराबर मतलब सब एक साथ में है। अब ये लास्ट वाला C1/C2 बराबर नहीं आया तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ गैप है यहाँ पर, जैसे यानी कि ये समांतर होंगे। तो ये किसका कंडीशन हो जाएगा? जब तीनों तीनों बराबर, दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? समांतर का कंडीशन हो जाएगा। यानी कि इसमें बहुत आगे लॉजिक है, ग्राफ वाला विधि है, लेकिन उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा दूंगा पूरी डिटेल में जा करके। मैं तो इतना डिटेल जा सकता हूँ कि कोई चीज कहाँ से जन्म लिया है, लेकिन अभी आप 10th क्लास में हो, इसलिए आपको उतना नहीं बता रहा हूँ। मैं जब कंपटीशन क्लास लूंगा, जैसे SSC CGL है और UPSC का CSAT है, ये UPPCS है, या दूसरे एग्जाम्स है, यूपीएससी का यूपीपीएससी का आरओ है। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, जो एसडीएम और नायब तहसीलदार कानूनगो इन सबके लिए परीक्षा करवाती है। तो उसमें भी मैथ आता है। मैथ लगभग लगभग सब जगह आता है, रेलवे में आता है, डीपीसी के एग्जाम में आता है। तो वो तुम लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में जानकारी मैं दूंगा। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा जितना मैंने बोला, लेकिन वो सब कंपटीशंस के बारे में भी तुम इसका 10th क्लास की बोर्ड को समझो, भटको नहीं, बिल्कुल फोकस हो जाओ। जो जो चीजें इधर मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उसको देखते जाओ। तो मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दी। अब दूसरा चीज है क्या है? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। या एक एक चीज और पढ़ा देता हूँ। इसी चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगा, खूब ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो उसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें मिलने सुनने को मिलेगा। असंगत, सोचोगे असंगत कहाँ से आ गया? संगत सुनने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और ये एक चीज और सुनने को मिलेगा, ये है अविरोधी। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे तुम मान लो कि कहीं पढ़ने चले गए, तुम्हारा नाम राकेश है और तुम अपने नाम
अपने घर में एक चिट्ठी भेजा और दिनेश नाम से चिट्ठी भेज दिया। तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ये तो मेरा चिट्ठी नहीं है, मेरे बेटे का चिट्ठी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नाम बदला हुआ है। तो नाम बदल के अगर कोई चीज़ पूछ लेगा, आप सब सवाल जानते रहोगे, लेकिन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये तो वही चीज़ है। तो कभी अविरोधी कर दे बोल देगा। ये भी- तो ये सब सारी चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। प्रतिच्छेद बिंदु, ये तो आपको पता ही चल गया। और इसमें एक चीज और आएगा, परिमित रूप से। ये ऐसे लिखा रहेगा, परिमित रूप से अनेक हल। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज के लिए अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि किस तरीके से एक नोट्स बना लो, कि जब परीक्षा हाल में जाने से पहले आप पूरा बुक या पूरा नोट्स रिवीजन नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 पेज का आपके पास नोट्स हो, कि जो सारे फार्मूले हैं और सारे जो शर्त है, कंडीशन है, वो सिर्फ याद करके चले जाओ, जिससे एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। अब इसमें ये हो गया। अब एक चीज और बता देते हैं, समांतर। समांतर मैंने खूब बता दिया, अब उसमें कुछ बचा भी नहीं है। अब इसमें असंगत आ गया, संगत आ गया, अविरोधी आ गया, और एक चीज और आ गया, ये आश्रित आ गया। एक मिनट, मैं अनडू करता हूँ, सही से लिख नहीं गया। ये देखो, अब देखो, आ मेरी राइटिंग पे मत जाओ, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस ज्ञान पे चले जाओ। आश्रित, अब ये बोलेंगे, ये सब किसको बोलेंगे है हम आश्रित? आश्रित बोलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो, अब ये पहले ये समझ लो कि असंगत किसको कहेंगे। यानी कि थोड़ा इंग्लिश में भी समझो, जल्दी हो जाए, ज्यादा समझ में आता है। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे? असंगत। और इसका हैव सोल्यूशन। अब हैव सोल्यूशन, अब नो सोल्यूशन। देखो, नो सोल्यूशन नीचे समझो, नो सोल्यूशन में क्या क्या आता है, सब बता चुका हूँ। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में कौन आएगा? समांतर। क्यों? क्योंकि दो लाइन समांतर है। ठीक, कट ही नहीं किया। कट नहीं करेगा तो कोई भी सोल्यूशन उसका निकलेगा ही नहीं, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। अब ऐसे देखो, अब इसको समझो, ये वाला बता देता हूँ। संगत, संगत में, अब संगत में क्या क्या आ जाएगा? संगत में आएगा मतलब उसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन दो, दो पहला पहला किसका सोल्यूशन होता है? एक तो होता है कि अद्वितीय सोल्यूशन, ये कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब हुआ? जब जैसे एक रेखा था, ऐसे कट किया ना, ये रेखा था, ये सॉरी, ये जो है इसको हटा देते हैं। हाँ, ये। और दूसरा कंडीशन, कि देखो ये एक रेखा था, इसके ऊपर दूसरा रेखा, यानी कि संपाती रेखा। संपाती रेखा में कई सोल्यूशन, क्योंकि कई जगह पे ये कट कर रहा है, यानी कि चिपक रहा है, यानी कि टच कर रहा है। कई हल कह सकते हो उसमें। ये दोनों संगत संगत, आप समझ गए। ठीक है। अब जो कट करते हैं ना, जो कट कर रहे हैं, इसी को अविरोधी कर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अविरोधी बोलते हैं। तो यानी कि एक दूसरे, ऐसे समझ लो कि ये दोनों गले मिल रहे हैं। यहाँ पर इस ये मिलन बिंदु है, और मिलन बिंदु किसके बीच में होता है? विरोधियों के बीच में थोड़े होगा, अविरोधी के बीच में होगा। वही वही लोग तो मिलेंगे। तो ऐसे तुम याद कर लो कि अविरोधी किसको बोलेंगे? जो कट कर रहा है, कट कौन, जो कट करता है उसको अद्वितीय भी बोलते हैं, उसको संगत भी बोलते हैं। तो कई सारा नाम है, अलग अलग नामों से पूछ लेगा तो आप सारे नाम याद रखो, क्योंकि दुर्भाग्य से आपको दो दो नाम याद रख रहे हो और तीसरा नाम पूछ लिया। आप तो पूरा पढ़ के गए, मेहनत किए, लेकिन एक आदमी का नाम था चिंटू मिंटू पिंटू, और आपने उसका दो ही नाम आपको पता था, तीसरे नाम से उसने चिट्ठी भेज दिया, आप समझ ही नहीं पाए। आप सोचे ये तो किसी और का है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन वो ऐसे आदमी का था जिसको आपको पता था। तो सारे नाम आपको जानने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन हो गया। आपको मैंने संगत, संगत, विरोधी
प्रतिच्छेद, अवरोधी मतलब मिलन कर रहे हैं, ये लोग कट कर रहे हैं। परिमित रूप से अनेक हल मतलब ये संपाती वाली मैंने बात कर दी। समांतर और आश्रित, हाँ। अब आश्रित किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट, यानी कि जो ये इनको आश्रित भी कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन निकल रहा है। और सॉल्यूशन कब निकल रहा है? यानी कि हल निकल रहा है, लेकिन दोनों समीकरणों को उपयोग करके, किसी एक अकेले से नहीं निकलता। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको। तो ये देखो, ये बहुत बढ़िया बात याद करो कि अगर दो चर है, ठीक है, दो चर का हल, हल के लिए, ठीक है, कम से कम दो समीकरण चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें इतनी जरूरी हैं, दो समीकरण चाहिए। अब अगर दो चर का हल, हल के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर इसका अद्वितीय हल जो निकल रहा है, ये समीकरण का, ये जैसे ये इधर देखो दोबारा बना देता है, ये इसका अद्वितीय हल निकलेगा क्योंकि कट कर रहा है। तो एक समीकरण तो ये हुआ और दूसरा समीकरण ये हुआ। तो अब ये दो अकेले किसी से हल नहीं निकलेगा। अगर हल निकालना है तो दोनों समीकरणों को मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा, तो वो क्या हुए, एक दूसरे को आश्रित हुए कि नहीं हुए। मैं इतना चीज इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको याद हो जाए। बताने के लिए तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, बता के खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको याद हो जाए, एक बार पढ़ लो तो ये कुछ कुछ जो देसी चीजें हैं वो याद रहे। आश्रित, आश्रित मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट, यानी कि अकेले जो समीकरण है ये कुछ नहीं कर सकता है, उसको दूसरे की जरूरत है। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं। तो अब इतनी सारी चीजें मैं समझा दिया। अब ये सारे तुम शब्द अ, लिख लो। और कि अविरोधी किसको बोलते हैं, और वीडियो को एक दो बार देखो, कम से कम दो बार देखो। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये चीजें, इसमें जितने चीजें मैंने बताई है, इन चीजों को दो बार देख लो बढ़ा के। नहीं समझ में आया तो फिर से बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही 3 मिनट का वीडियो होगा। बाकी चीजें एक एक बार देख लो। तो अब जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, एनसीईआरटी की बुक में खोल रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो बुक को ओपन कर रखा है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? देखो ये सारे इसमें कंडीशन लिखा हुआ है। अब जो मैंने वहां आपको लिखवा दिया, अब वही सारी चीजें हैं। जैसे देखो ये लिखा ना, यहाँ पर लिख दिया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, मतलब समांतर है तो आगे बढ़ना है। अगर यहीं पर ऐसे आ जाता A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये C1 C2 हमको पता करने की जरूरत ही नहीं थी, आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे कब बढ़ना है? जब बराबर आ जाए। सिंपल मैटर। अब देखो ये पहला सवाल बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा इसका हल कीजिए। ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ग्राफ द्वारा हल करने का कुछ मतलब देखो, जो किताब में लिखा है वो सब छोड़ दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए। जैसे ये समीकरण है, कौन कहाँ समीकरण है, मैं इधर लिख लेता हूँ। यह है x + 3y = 6। जब भी ग्राफ द्वारा हल करने की बात करें ना, तो समीकरण को, जो उसमें कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये वाला, यानी कि इसको नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। एक्स और वाई वाला पद छोड़ के बाकी 2x - 3y = 12, ठीक। इसको हमेशा इस रूप में लिख लो, है ना। ऐसे लिखो, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओ। उसके बाद कई तरीके हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं वो बताना चाहता हूँ। इसको ऐसे लिखो, x/6 + 3y/6। ये क्या कर रहा हूं मैं? बराबर दोनों, ये जो इधर का 6 था, ठीक है, इसी से मैंने दोनों तरफ भाग कर दिया। तो ये अब क्या आ जाएगा? x/6 प्लस ये थ्री थ्री अब हटा दो डायरेक्ट, क्योंकि इतना हमारे पास जगह नहीं है कि हम बार बार लिखें। आप लोग समझो, आप बड़े हो गए हो, कंपटीशन में तो बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है। देखो ये 3 × 3
और 3 दूनी 6, तो यानी कि यहाँ सीधा 2 आ जाएगा और बराबर 1। हमारा टारगेट है ना इसको 1 लिखने का, ये हमारा पहला समीकरण होगा। ये हम 1 लेके आएंगे। अब ऐसे इसको देखो, इसको हल करते हैं। ये नहीं नहीं सॉरी, इसमें करता हूँ। ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो क्या करूंगा इसमें, 12 से इसको, क्योंकि हमको इसमें बराबर के उधर 1 लेके आना है, जो संख्या है उससे भाग करो। ठीक है, आपको ये पता होगा ना कि बराबर के दोनों तरफ जो आप इधर करोगे वही चीज इधर करोगे, तो हमने दोनों में भाग कर दिया। अभी किसी को नहीं पता होगा कि ये दोनों में भाग होगा या पूरा पटा लगेगा या आधा पटा लगेगा, तो उसके लिए हम अलग से एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पर एक क्लास ले लेंगे और उसमें छोटी छोटी जो चीजें हैं वो समझा देंगे। वैसे 80% जो 10th क्लास में होते हैं सबको पता होता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग गाँव से हो, होते भी हैं, मैं भी गाँव से हूँ, तो कभी भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, जानकारी कर लिया जाएगा। अब देखो इसका हो जाएगा ये x/6 माइनस ये y/4। ये समझ गए ना। दो एकम दो, दो छक्के 12, तीन एकम 3 और तीन चौके 12, ये लिख दिया और बराबर 1। अब ये दो समीकरण हमारा बन गया। अब ग्राफ विधि से हल करने के लिए कह रहा है, बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका अभी समझ लो। जो किताब में दिया है वो इस वाले जगह में किताब वाला बता देंगे और इधर ये वाला बता देंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। अब सबने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इसको कहा जाता है यक्ष अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना लो कितना भी, वो आपके ऊपर है, केवल ये समझने के लिए है, कोई इसको पटरी से नाप के नहीं बनाया जाता है। इधर जो बाएं तरफ है ना ये सब माइनस में होता है, ये सब माइनस में, ये सब माइनस में और इधर सब प्लस में। ऊपर, ऊपर सब क्या होता है, ये वाई, वाई अच्छा होता है, अब सबको पता है। और ये ऊपर प्लस होता है, और आप सबको पता होगा कि ये नीचे माइनस होता है। नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। इधर क्या होगा, प्लस होगा। इधर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया, ये तो अक्ष के बारे में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें ग्राफ बनाने के लिए, तो जगह तो उधर नहीं है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग ये समझ लिए ना कि किधर एक्स होगा किधर प्लस होगा, और फिर से फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पढ़ाई वैसे हो जाएगा ना, जैसे बचपन में हम लोग चाक वाले बोर्ड से पढ़ते थे। ठीक, तो अब ये समझो मिटा दिए हम इसको डस्टर से और फिर से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो ये जो पहला समीकरण है, यानी कि ये जो पहला समीकरण है ना, एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगा, एक्स अक्ष को 6 नंबर पे, यानी कि 6 यूनिट दूर, यानी कि यहाँ से अगर एक माना, यहाँ से दो माना, यहाँ से 3 4 5 6, तो एक यहाँ पर काटेगा। समझ गए, ये ये एक्स अक्ष को यहाँ पर काटेगा, और वाई, वाई को, और ये वाला जो लाइन है वाई को कहाँ पर काटेगा, 2 नंबर पे काटेगा प्लस, यानी कि अगर ये इतना एक हुआ तो इतना दो, यानी कि एक यहाँ पर काटेगा। ठीक है, ये यहाँ पर काटेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जो रेखा होता है, रेखा, रेखा देखो अब यहाँ से आया बात, तो ये भी बता देता हूँ। यानी कि रेखा, यानी कि अंग्रेजी में लाइन, लाइन किसे कहते हैं, यानी कि जैसे दो बिंदुओं को मिलाने से जो चीज बनता है उसको रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं, कम से कम दो बिंदु, इसमें तो हजारों लाखों बिंदु हैं, छोटा 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 बहुत बहुत, लेकिन कम से कम मिनिमम दो बिंदु को अगर आप मिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेखा बोलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि रेखा की परिभाषा बताइए, इंग्लिश में बोलेगा व्हाट इज लाइन, डिफाइन द लाइन, देन यू हैव टू से, आप क्या बोलेंगे कि when you meets 2 points then it gets created line, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। सिंपल हिंदी देखो कितना सब कम शब्दों में परिभाषा बन जाता है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है, कम से कम दो बिंदुओं लिखा जाएगा। तो अब देखो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर काटती है, और तो एक यहाँ पर काटती है, तो इसको मिला दिया हमने, तो ये एक रेखा बन गई। ठीक है,
ये रेखा बन गई। अब देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, उसमें बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन हम लोगों को समझना है, ये लोग आप कॉपी में सीधा बनाइएगा। तो ये वाला लाइन यानी कि पहला लाइन कौन सा, यक्स प्लस 3y बराबर 6, ये वाली लाइन हो गई। देखो इस वाली लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी लाइन जब गुजरती है ना तो एक्स अक्ष को 6 पर काटती है, यानी कि जहां पर ऊपर वाला काटा वहीं पर ये भी काटती है। और वाई एच को कहाँ पर काटती है, -4, क्योंकि ये माइनस है। तो वाई को माइनस पे, यानी कि पहले बात तो ये बढ़ा देते हैं, तो नीचे काटेगा, ऊपर नहीं काटेगा क्योंकि माइनस है। मान लो यहाँ तक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये इससे ऐसे गुजरेगा कि ये सीधा जाएगा, सीधा, टेढ़ा मत बनाइए, सीधा। तो ये लाइन होगा। अब ये कौन सी लाइन है, ये है 2x - 3y बराबर 12। अभी देखो ये वाली ये लाइन हो गई, ठीक, और ये वाली ये लाइन हो गई। अब इसमें ग्राफ में भी देखोगे तो इस बिंदु पे दोनों मिल रहे हैं। अब दोनों अगर मिल रहे हैं तो मैंने तुमको क्या बोला, सारे एक साथ लिख देते हैं कि इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये याद करो, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ये अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, और अविरोधी होगा। चौथा क्या बताऊं, और भी इसके नाम है, सोचो। आश्रित होगा, यानी कि डिपेंडेंट होगा। अब इतने सारी चीज इसमें हो जाएगी क्योंकि दोनों यहाँ मिल रहे हैं ना। और एक एक पांचवा क्या होगा, असमांतर। असमांतर, अब इतने नाम इसको है, इसको क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल है, संगत भी है, अविरोधी भी है, आश्रित भी है, और सॉरी मैंने इधर लिख दिया है असमांतर, नहीं लिख दिया है समांतर, बोल रहा हूँ असमांतर, छोटा आ आगे लगा लो, असमांतर। अब देखो ये तो नोट्स ऐसे फिगर बना के अपने जब नोट्स में लिख लोगे एक जगह पर, तो एक चीज देखते ही आपको सारे नाम एक साथ याद आ जाएंगे कि अरे इसको तो 5 चीज बोल सकते हैं। एक ही चीज से 5 सवाल बना देगा पेपर वाला। अगर पांचों याद नहीं रखोगे तो सब कुछ जानते हुए एग्जाम हॉल में छोड़ के आओगे, 100 में 100 नहीं आएगा। या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जीडी, सीजीएल जो भी एग्जाम देने जाओगे, एक आध नंबर से भी सिलेक्शन नहीं होता, 0.25 से सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखो ये एनसीईआरटी महाराज ने ग्राफ विधि द्वारा हल किया है, वही इनका तरीका कुछ दूसरा है। इनके तरीका भी इधर मैंने बोला था बताने के लिए, इनका तरीका बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, वैसे आप चाहो तो मेरा जो ऊपर ऊपर के दिए है उससे आप कर सकते हो। कोई भी समीकरण है, जैसे ये समीकरण है, ये लोग क्या करेंगे मैं यही समझाऊंगा। ये करते हैं यक्स बराबर तुम 0 रखो, ठीक। यक्स बराबर जब 0 रखोगे तो ये 0 + 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। ये तो सब लोग जानेंगे। तो यानी कि जब x बराबर 0 है तब y बराबर 2 है, यानी कि एक पॉइंट मिल गया। पहले x लिखा जाता है, फिर y अक्ष का पॉइंट लिखा जाता है, एक बिंदु ये मिल गया। अब ये दूसरा लाइन है, इसमें कह रहे हैं दूसरा जो रेखा है मतलब लाइन है, x बराबर जब इसमें तुम 0 रखोगे, ये देखो ये पहले के लिए है ऊपर, और नीचे में इस लाइन के लिए बता रहा हूँ, बांट देता हूँ दोनों का जगह, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब x बराबर 0 रखोगे तो 2 × 0 -3y बराबर 12। अब ये देखो 0 हो गया, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इतना, 3y बराबर 12। अब देखो ये डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट करना जान जाओ। ये 3 से ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये माइनस भी इधर चला जाएगा तो y बराबर -4। तो यानी कि एक अगला पॉइंट क्या निकला, यक्स बराबर जब 0 होगा इस लाइन के लिए तो y बराबर कितना होगा, -4, है ना। y बराबर क्या होगा,
-4 हो जाएगा, यानी कि 2 बिंदु निकलेगा। अब ये बिंदु जो निकल आया, ठीक है, अब इस बिंदु को चाहो तो आप ऐसे ग्राफ बनाओ इस पे और फिर इसको दिखाओ, जो कि ये इन्होंने किया हुआ है। मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जब x बराबर 0 रखा तो y का मान 2 आया। फिर जब x बराबर उन्होंने 6 रख दिया, कोई भी संख्या रख सकते हो, तो y का मान 0 आया। क्योंकि ये सब इतना कहानी करके इन्होंने किया है, वो ऐसे ग्राफ बनाया है, वो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया था। ये देखो, एक एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, और ये पॉइंट पे काटता है। इस तरीके से मैं जल्दी से आपको बता दिया। अब इसमें इतना सारा चीज किया हुआ है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। वैसे कमेंट बॉक्स में जिसको जानना है वो बता देंगे, तो इन सब इसके बारे में बता दूंगा। या अगर आपके पास ये एनसीईआरटी की किताब है तो आप उसमें खुद पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। मुझे इन सब चीज़ों को पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ है आपको ट्रेंड करना हायर एजुकेशन के लिए। अब दूसरा का सवाल कह रहा है, सिर्फ सवाल देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। क्या कह रहा है ये? हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये नहीं कि देखो, ये दो समीकरण दे दिया इसने। एक समीकरण ये कि ये, दूसरा ये। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है? समीकरण युग्म का पहला हल नहीं है ना, दूसरा अद्वितीय हल, वो हल इधर लिखा हुआ है, वो मैं वहीं लिख दिया। और तीसरा क्या कह रहा? अनेक हल। ठीक। हल नहीं, हल नहीं मैंने क्या बोला? दो रेखाएं बिल्कुल समांतर, चलो सीधी और समांतर बन गई, समांतर, ठीक। हल नहीं, ये क्या बोला मैंने? अद्वितीय मतलब ये कट कर रही है। अपरिमित रूप से अनेक हल, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर एक लाइन और। समझ गया? अब देखो, इसके लिए क्या कंडीशन हमने बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट जाए। इसके लिए क्या बोला मैंने? ए सॉरी, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए मैंने क्या बताया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब देखो, इतना हो गया ना। अब ये वाला समीकरण देख लो, ये वाला समीकरण। अब इसमें a1 की जगह पे यही देखो, इसमें अगर इसकी तुलना करो, a1 अभी जो नीचे दोनों समीकरण दिया है ना, ये बोला है ग्राफ विधि द्वारा, वो उससे भी बता देंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये तीनों में से है क्या, कैसे पता लगाएंगे अगर नॉर्मल पूछ ले तो। ये क्या है? ये a1 x है, फिर प्लस क्या होता है, b1 y होता है, प्लस c1 होता है। दूसरा समीकरण में क्या होता है? a2 x प्लस b2 y और प्लस c2। तुलना करेंगे ना, a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है देखो, a1 की जगह पे 5 ना, a1/a2, की जगह पे देखो क्या लिखा है, 3। फिर अभी यहाँ यहाँ कुछ निशान नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं बराबर है तो बराबर, जो भी जैसा होगा वैसा करेंगे। फिर b1 की जगह पे क्या है, -8 बटा -8। फिर फिर क्या लिखा है, बी टू की जगह पे क्या लिखा हुआ है? देखो y तो ये y है, y की जगह पे y है, और b2 की जगह पे -24/5, -24/5। पहले इसी को देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये मान लो ये वाला निकल आया तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। अगर बराबर निकला तो फिर ये सी वाला पता करेंगे। देखो ये 5/3 आया, ठीक। ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये दोनों कट गया, तो यानी कि ये हो गया 5/3 कामा 8/24 और बटा 5। अब देखो 8 या कम 8, 8×3 = 24, यानी कि इसको लिख सकते हो 5/3 कामा ये ऊपर एक, फिर एक और फिर 5। ये सभी को पता होगा, ये सॉरी ये 3 होगा, ये 3 आया था ना।
ये वाला 5 सबसे ऊपर चला जाएगा। अब ये काफ़ी छोटा हो गया, समझने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो यहाँ के बाद से सीधा मैं अब इधर बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये 5/3 और दूसरा क्या आ जाएगा? ये भी 5/3 आ जाएगा। ये तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब अब अगला भी हमको पता करके देखना पड़ेगा कि C1 का मान क्या है। C1 का मान देख लेते हैं। तो ये देखो, C1 की जगह पे एक है 1 बटा, C2 की जगह पे क्या है? 3/5। अब ये तीसरा नंबर का बटा है तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि 5/3 5/3 यानी कि A1/A2 बराबर, सॉरी, B1/B2 बराबर C1/C2। 1 1 है मतलब पहला समीकरण, 2 2 है मतलब दूसरा समीकरण। यानी कि तीनों बराबर हो गया, है ना? तो तीनों बराबर हो गया तो तीनों बराबर कब होता है? अनेक हल। ये देखो, अनेक हल यानी कि इस समीकरण का क्या होगा? अनेक हल होगा। ये देखो, ये तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला? पता चल गया। अब इसी समीकरण को ग्राफ विधि से बोल रहा है ये हल करने के लिए, ठीक है? कि आप ग्राफ विधि से हल करके बताओ। ठीक है, ग्राफ विधि से बता देते हैं। तो मैं इनकी विधि नहीं पकड़ूंगा, एनसीईआरटी को। आप हमारा विधि पकड़ लो। देखो, ये पहला समीकरण ये है ना, ये देखो 5x माइनस 8y बराबर -1। ये उधर लेके जाओगे ना, जीरो के उधर, तो -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको ऐसा लिख लो, यक्स के आगे कुछ और ना रहे। तो इसको क्या करो, 1/5 लिख लो, क्योंकि ये तीसरा नंबर का बटा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। माइनस y/1 बराबर -1। ठीक है, ये वाला समीकरण मैंने इधर बना दिया, इसको चेंज कर दिया। ओके, ऊपर से आया है ये। अब ये तीसरा वाला समीकरण है, ये थोड़ा सा देखो, आपको घात पात दिख रहा है, आप डर जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 3x, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। माइनस 24/5 y बराबर -3/5। इधर हमको क्या लेके आना है? एक लाना है, ठीक? तो 3/5 से इसको भाग कर देते हैं। -1, ठीक है? अब देख लो, ये से 3 कटा, ठीक? ये वाला आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन है नहीं, समझ लो। अभी देखो, x/1 सही 1/5, ठीक है? माइनस 24/5। और ये जो ये वाले बटे हैं ना, ये ऊपर जाते हैं तो बदल जाते हैं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा सीधा, तो ये 5/3 और ये हो जाएगा y बराबर -1। ये -1 है, ओके? अब देखो, ये समीकरण क्या हो गया? अब ये देखो, x/5 माइनस, अब देखो, इस वाला 5 से ये 5 कट गया, 3 से ई कट गया, तो 8 बचा। तो 8y/5 बराबर -1। अब इसको देखो, ये x/1/5 दिखाई दे रहा ना, सुनाई तो दे ही रहा है, जो बोल रहा हूँ वो आराम से मस्त देखो। ये वाला 5 नहीं आएगा है, क्योंकि ये तो 5 यहाँ कट ही चुका। ये वाला होगा y1/8, सबसे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बराबर -1। अब ये समीकरण और ये समीकरण देखो, एक जैसा नहीं हो गया, एक समान हो गया ना।
तो अब एक समान हो गया तो क्या हो गया, संपाती हो जाएगा। तो वो तो हमको ऊपर से ही पता चल गया था, ये अनेक हल या यहाँ से पता चल गया था हमको, क्योंकि तीनों बराबर आ गए थे। कहाँ से पता चल गया था, ये हमने बता दिया था ना। ये ऊपर देखो, ऊपर अभी बताता हूँ, ये तीनों बराबर आ गए थे, ये वाले तीनों बराबर, तो संपाती हो गए थे। लेकिन हमको ग्राफ के माध्यम से बताना है, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो ग्राफ के माध्यम से बताने के लिए कहीं जगह पहले मिल जाए इसमें। चलो इधर बता, इधर छोटे में बता देता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो, नहीं इधर कर लेते हैं, यहाँ पर चल रहा है। ऐसे हमने लाइन बनाया, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या करोगे, ये वाला लाइन है, अगर जब खींचो ना, तो ये वाला लाइन मतलब कि एक्स अक्ष पर कहाँ पर काटती है, ये एक्स अक्ष से 1/5 दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लो 1/5 है। और वाई अक्ष पर कहाँ काटेंगे, वाई अक्ष पर 1/8 दूरी पर काटेगी, माइनस में। तो यानी कि मान लो यहाँ पर है -1/8, ये वाली लाइन, तो एक ये लाइन हो गई ना, ये लाइन हो गई। और जो दूसरा लाइन है, ये वाला जो रेखा है, वो भी एक्स अक्ष को 1/5 पर काटेगी, यानी कि यहाँ पर काटेगी। देखो, एक्स के नीचे 1/5 है ना, और वाई के नीचे माइनस में, ये देखो ये माइनस चला आ रहा है, जगह कम था इसलिए सही दिखा नहीं। वाई बटा -8, यानी कि ये भी लाइन इसी पॉइंट पे काटेगी। अब जब सेम पॉइंट पे लाइन काट रही है, तो बनाएंगे तो मतलब ये भी लाइन इधर से ही जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। समझ गए, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अब आप बोलोगे कि ये सब तो हम समझ तो सारा गए, लेकिन परीक्षा हाल में कैसे लिखेंगे, ऐसे बना देंगे तो टीचर क्या समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसे करो और एक सुंदर सा ग्राफ बनाओ, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद ये हम जगह देख के कहीं बना, इधर बना देते हैं, फिर अपने कॉपी में आप बना लीजिएगा। जगह है, ये इधर अच्छा जगह है लेकिन दिखेगा नहीं। चलो, ये इधर इधर बना देते हैं। ठीक है, आप ऐसे बनाओ, ऐसे एक अपनी कॉपी में जब परीक्षा हॉल में बैठना, ऐसे मस्त सुंदर से पटरी से ऐसे खींचो, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर 1/8 दूरी है, तो 1/8 मतलब कि 1/8, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई भी जो पॉइंट होगा ना, वहां पर वाई 0 होगा, यानी कि ये वाला 0 होगा। कभी भी जो लिखा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, एक्स कामा वाई ऐसे लिखा जाता है, पहला एक्स उसके बाद वाला वाई, ऐसे कामा लगा के। तो एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ये ऐसे 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 पॉइंट लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी है। नहीं नंबर मिलेगा तो आठ ये लगा देंगे, 1/8, 0। और उसके बाद में इधर देख लेते हैं, क्या था, 1/8 था, और दूसरा क्या था, नहीं एक्स पे 1/5 था, सॉरी, ये एक्स पे, वो उधर दिखा नहीं इसलिए गलत बता दिया, 1/5 था। 1/5, 0। और वाई अक्ष पर कितना था, -1/8। तो अब यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक जब मानेंगे, तो पहले एक्स लिखा जाएगा, तो वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, तो 0, -1/8, ये वाला इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा। और ऐसे लिखने के बाद आप जब ऐसे मिला दोगे ना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि दोनों लाइन 1/5, 0। तो फिर आप चाहो तो ऐसे वहां एग्जाम हॉल में लिख देना कि दोनों रेखाएं समान बिंदु समान बिंदु से गुजरती हैं, इसलिए संपाती हैं। संपाती ऐसे लिखोगे ना, तो ये जल्दी नहीं लगेगा।
अब ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि हमको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। बैकग्राउंड हमने बहुत क्लियर कर दिया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब देख लो, ये भी बता दिया, इस सवाल का उत्तर बता दिया। पूरा वीडियो देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 में कुछ भी नहीं है, देखो। ये मैं यहाँ से समझा देता हूँ। उदाहरण 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो। चंपा चंपा कोई लड़की है, एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। अब पहले से देख लो, कुछ पैंट, हमको नहीं पता है ना, तो नहीं पता है तो मान लेते हैं यक्स पैंट। और स्कर्ट, स्कर्ट को मान लिया वाई, खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग, नग मतलब 1 2 3 4 5 कैठो खरीदी हूँ, ठीक है, कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, क्या बोल रहा है, सवाल को समझना पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल में ये ना सोचो कि 5 लाइन में सवाल लिखा है, बहुत कठिन होगा। बहुत आसान सवाल है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। यानी स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट कितना है, वाई, ठीक है, यानी कि वाई। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, अब ये पैंट कितना है, यक्स, पैंटों की संख्या की दोगुनी, यानी कि पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। क्या कम है, स्कर्ट कम है। तो यानी कि स्कर्ट कम है, तो स्कर्ट में अगर 2 जोड़ दी जाए तो ये दोनों बराबर हो जाए। सवाल, ये सवाल खत्म हो गया। अब देखो, ये इक्वेशन बन गया ना। अब यहाँ से इसको, इस इक्वेशन को आप बना लो। जैसे ये देखो, 2x बराबर y+2, 2x माइनस वाई बराबर 2। अब ये एक सवाल बन गया, ठीक है। दूसरा आगे, ये हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ो। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट मतलब वाई, पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो कि भूल ना जाओ किसको हमने स्कर्ट माना, किसको वाई पैंट माना। ठीक है, तो स्कर्ट मतलब वाई, ये ऊपर मैंने इसलिए लिख दिया। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या। अब देखो पैंट कितना, पैंटों की संख्या की 4 गुनी। अब पैंटों की संख्या की 4 गुनी, 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी कि जो पैंट है वो 4 कम है, तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, अब थोड़ा सा मैं जगह बनाने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब ये इसको हल करो, तो ये हो जाएगा 4x बराबर y+4। अब 4x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। ओके। अब आगे बढ़ो। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब कितने खरीदी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे करेंगे, हल करने का एक, देखो इसमें y और y बराबर है, तो क्या करो, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाओ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि समीकरण कैसे घटाएंगे, 4 में से 2 घटाना है तो हमको पता है कि 2 बचेगा, लेकिन इस समीकरण कैसे घटाएंगे, बहुत आसान है। देखो ऐसे लिखो, समीकरण 2 माइनस 1। एग्जाम हॉल में ऐसे करोगे, ये बता रहा हूँ। तो अब फिर कैसे करोगे, 4x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई बराबर। अब देखो पहले बराबर के लेफ्ट साइड वाला मैंने लिख दिया, फिर पहले समीकरण का माइनस करके लेफ्ट साइड में लिख दिया, फिर बराबर लगा दिया। और फिर ये देखो, दूसरे समीकरण का राइट साइड वाला माइनस 2, ये वाला, ठीक। अब इसको देखो, 4x माइनस वाई
अब इसको ब्रैकेट खोलोगे, आप नाइन्थ में सीखा होगा, -2x और +y = 2। अब देखो, ये ये +y है, -y, सही से y बना देते हैं, कट गया। 4x -2x कितना बचेगा? 2x बराबर 2। 2x बराबर 2 है, तो x बराबर 1, यानी कि ये पता चल गया हमको। यानी कि पैंट की यक्स क्या था? पैंट था, यानी कि देखो पैंट कितना खरीदे उसने, पैंट बराबर 1। ठीक। अब यक्स का मान कहीं भी किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे पहला समीकरण है, इसका मान रख दो। ठीक है, यक्स का मान समीकरण एक में, एक में रखने पर, तो एक में जब रखोगे मान, तो एक्स का मान तो यानी कि कितना हो जाएगा? समीकरण ये है ये, यानी कि 2 × 1 माइनस वाई बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - y बराबर 2। अब देखो, अब ये वाला 2, ये 2 कैंसिल, तो -y बराबर 0, y बराबर 0, यानी कि y का मान 0 आ गया, यानी कि स्कर्ट उसने कितना खरीदा? स्कर्ट नहीं खरीदा। ठीक। अभी ऐसे है, अभी ये सवाल ऐसे बना सकते हो, बाकी एग्जाम हॉल में करने के लिए आप सिंपल अपने कॉपी में मान मान लो कि माना चंपा ने यक्स पैंट खरीदा और वाई स्कर्ट खरीदा, ऐसे लिखो। फिर प्रश्नानुसार पहला समीकरण ये वाला बना दो, डायरेक्ट लिख दो, y + 2 बराबर x × 2, जैसे मैंने इधर समझाया, बराबर ये, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये समीकरण 1, फिर आगे दूसरा वाला एक समीकरण, फिर यहाँ से ये, और फिर ये दूसरा समीकरण, फिर जैसे मैंने बताया वैसे हल कर दो, पूरे आंसर मिलेंगे। उसमें ये जरूरी नहीं है, जो टीचर वहाँ कॉपी चेक कर रहा होता है बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो कोई 10th और इंटर पास टीचर नहीं होता है, उसको पता है कि आपने क्या किया है, आपका उत्तर सही है तो सब कुछ सही है, ये मैथमेटिक्स है। अब आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और बाकी कल आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या पढ़ना है। ये सब सवाल है इसमें, ये सब सवाल कल फटाफट, ये सारे सवाल हैं कल, ये सारे सवाल यानी कि 7 नंबर तक, कुछ करना नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया है उन सब का रोल और खेला, इतना मैं क्यों हल्ला मचा मचा के पढ़ाया, वो सारे इधर आपको दिखेंगे कि जो शब्द सारे लिखे हुए हैं, उन सारे शब्दों का मतलब कैसे आप समझ पा रहे हैं, और क्यों मैंने उधर इतने सारे एक एक चीज़ों के 5-5 नाम क्यों बताए, वो सारी चीज़ें आपको अ, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज ये क्लास ख़त्म करते हैं। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब बढ़िया अच्छे से आप पढ़ाई करिए, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, और हम भी आपके हर तरीके से मदद करेंगे।